हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशंस। आई होप आप सभी अपने एग्ज़ाम्स की बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। और स्टैटिक्स में हम सेकंड चैप्टर कर रहे थे जो हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसकी एक्सरसाइज भी 19 क्वेश्चन रहता है, वो मैं करवा दूँगी आपको। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ चैप्टर 3 मोमेंट्स। देखिए मोमेंट्स क्या होता है। सबसे पहले तो आपको बेसिक बताया हुआ है that when a force acts on a particle, the motion that can occur is that of the translation only, that is, the particle moves in a straight line, but force acting on a rigid body may produce it in the types of motion, that is, the motion of translation, motion of rotation, a combination of both. यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं ये, जैसे ये बुक है, इस बुक को अगर मैं मोशन प्रोवाइड करूँ, इस बुक के ऊपर अगर मैं फोर्स लगाऊँ, ऐसे अगर मैं इस पर फोर्स लगा रही हूँ तो ये बुक कैसे मूव कर रही है, ट्रांसलेशन मूव कर रही है, यानी कि सीधा मूव कर रही है। इसमें कोई रोटेशन नहीं है। ये अगर ऐसे है तो ऐसे मूव कर जाएगी, ऐसे है अगर यहाँ से फोर्स लगाओगे तो ऐसे मूव कर जाएगी, यहाँ से फोर्स लगाओगे तो ऐसे मूव कर जाएगी, ऊपर से फोर्स लगाओगे तो ऐसे मूव कर जाएगी, है ना। तो ये कैसा मोशन होता है, ये होता है ट्रांसलेशन मोशन। बट अगर मैं इस पेंसिल के ऊपर फोर्स लगाऊंगी ऐसे, अगर मैं इस पेंसिल के ऊपर फोर्स लगाऊंगी तो ये क्या करेगी, ये इसकी वजह से भी रोटेट नहीं कर रही, बट ये क्या करेगी, ये रोटेट करेगी। ऐसे क्यों करेगी, क्योंकि इसकी शेप ही ऐसी है, तो ये हमेशा क्या करेगी, रोटेट करेगी ना ये। तो यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है, जैसे कि अगर मैं इस पेन पे लगाऊँ तो ये भी क्या है, रोटेट करेगा। तो अगर हम इस पे फोर्स लगा रहे हैं बुक पे तो मोशन ऑफ ट्रांसलेशन हो रहा है, अगर हम इस पे लगा रहे हैं मोशन ऑफ रोटेशन हो रहा है। बट देखो इसमें मोशन, तो ये रोटेट कर रहा है, रोटेट तो कर रहा है बट सीधा भी तो कर रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिन पे सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन मोशन लगता है, कि कुछ ऐसे होते हैं जिन पे सिर्फ मोशन ऑफ रोटेशन लगता है, और कुछ ऐसे होते हैं जो सीधा भी मूव करते हैं और उसमें रोटेशन भी होता है, यानी कि दोनों ही उसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, फॉर एग्जाम्पल सपोज ऑन पॉइंट ओ ऑफ अ रिजिड बॉडी, एग्जाम्पल अ प्लेन लैमिना इज फिक्स। ये कोई पॉइंट ओ है, ये आपने इस पॉइंट को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, और ये क्या है, कोई एक रिजिड बॉडी है। लेट अ फोर्स पी बी अप्लाइड ऑन द बॉडी इन एनी डायरेक्शन। इस बॉडी पे आपने कोई भी फोर्स लगाया पी, अब वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, वो ऐसे भी हो सकता है, 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 कैसे भी हो सकता है, इन एनी डायरेक्शन, नॉट पासिंग थ्रू ओ। बट वो जो फोर्स होगी वो ओ से पास नहीं करेगी। जैसे अगर ये आपकी कोई बॉडी है, अगर उसका ये पॉइंट ओ है तो फोर्स ओ से पास नहीं करेगी। ओ की या तो नीचे से पास करेगी, ओ के ऊपर से पास करेगी, या ओ के इधर से पास करेगी, ऐसे पास करेगी, बट वो ओ पॉइंट से पास नहीं करेगी। सो देन इट विल हैव अ टेंडेंसी टू रोटेट द बॉडी। तो इसके पास, इस फोर्स के पास क्या टेंडेंसी है कि वो बॉडी को रोटेट कर देगी, यानी कि उसको मूव करा देगी। उसके पास ऐसी टेंडेंसी है कि वो बॉडी को अबाउट ओ क्या करा देगी, रोटेट करा देगी। दिस टेंडेंसी टू रोटेट द बॉडी इंक्रीजेज एज द फोर्स इंक्रीजेज, और व्हेन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन पी फ्रॉम द पॉइंट इंक्रीजेज। देखिए क्या कह रहे हैं, ये कोई एक रिजिड बॉडी है, ये इसका पॉइंट ओ है, ये आपने कोई भी फोर्स लगा दिया पी, ये आपने ओ पे नहीं लगाया, आप इसको यहाँ पे भी लगा सकते हो, आप इसको यहाँ पे भी लगा सकते हो, आप इसको यहाँ पे भी लगा सकते हो। ठीक है, बॉडी के अंदर ही लगाना है। और ये जो पॉइंट ओ है, पॉइंट ओ से फोर्स पी तक के डिस्टेंस को आपने कैलकुलेट कर लिया, दैट इज स्मॉल पी। तो ये क्या कह रहे हैं कि जैसे जैसे ये डिस्टेंस आपका बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे ये डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, तो ये जो टेंडेंसी है रोटेट करने की, ये भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और जैसे जैसे इस फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे इसकी जो रोटेट करने की टेंडेंसी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, so this tendency to rotate the body increases as the force increases, or when the perpendicular distance p of the line of action of p from the point increases। तो दो फैक्टर से आपकी जो टेंडेंसी है रोटेट करने की वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, देखिए आगे, thus the tendency of a force to produce rotation about a fixed point is directly proportional to the product of the force and the perpendicular distance p of the line of action of force from O। जी कह रहे हैं कि जो फोर्स की टेंडेंसी है बॉडी को रोटेट करने की, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फोर्स के प्रोडक्ट की है, दैट इज़ यहाँ पे फोर्स क्या है पी, और इनटू जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट इज़ स्मॉल पी। तो आपकी जो फोर्स है वो किसकी प्रोपोर्शनल है, इसकी प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे इसको इंक्रीज़ करोगे ये भी इंक्रीज़ होगा, इसको डिक्रीज़ करोगे ये भी डिक्रीज़ होगा, इन्वर्सली नहीं है। ठीक है, तो
द प्रोडक्ट P क्रॉस P इज कॉल्ड द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट O। तो यहीं से आपकी जो मोमेंट की डेफिनेशन डिराइव हो जाती है कि जो इसका ये जो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन है वही आपकी क्या बन जाती है, मोमेंट ऑफ फोर्स बन जाती है। ठीक है, सो वी विल नाउ डिफाइन द मोमेंट। द मोमेंट ऑफ अ फोर्स अबाउट अ पॉइंट एज द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इट्स लाइन ऑफ एक्शन फ्रॉम द पॉइंट। तो मोमेंट क्या होता है किसी भी फोर्स का एक पॉइंट के अराउंड, वो क्या होगा, प्रोडक्ट होगा फोर्स का एंड और उसके साथ प्रोडक्ट किसकी होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की, लाइन ऑफ एक्शन से, उस पॉइंट से लाइन ऑफ एक्शन पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा और जो फोर्स आपने लगाई है, उन दोनों की जो प्रोडक्ट होगी वो क्या बन जाएगी आपके पास, मोमेंट ऑफ फोर्स। अब यहाँ पे इससे दो केस अराइज होते हैं। क्या केस अराइज होते हैं कि अगर द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट अ पॉइंट इन इट्स ऑन लाइन ऑफ एक्शन ज़ीरो। देखिए, अगर आपके पास क्या हो, अगर आपने इसी ओ पॉइंट पे अगर आपने पी फोर्स लगा दिया, इसी ओ पॉइंट पे अगर पी फोर्स लगा दिया, तो कोई स्मॉल पी तो रहा ही नहीं, कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास रहा ही नहीं। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज स्मॉल पी, इस केस में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो पी क्रॉस पी भी हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो। तो इस केस में हमारा जो मूवमेंट होगा वो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे यही कहा हुआ है। ठीक है, सेकेंड केस क्या कहा है, इफ द मोमेंट ऑफ अ फोर्स अबाउट अ पॉइंट इज जीरो देन एदर द फोर्स इज ज़ीरो और इट पासिस थ्रू द पॉइंट। कि अगर किसी भी पॉइंट के अराउंड मूवमेंट ज़ीरो है तो इसका क्या मतलब है, या तो फोर्स ज़ीरो, आपने कोई फोर्स ही नहीं लगाया, या फिर अगर लगाया भी है तो वो उस पॉइंट पे लगाया है। ठीक है, देखिए, सिंस द मोमेंट पी क्या होता है, पी ये होता है, देयरफॉर व्हेन पी क्रॉस पी ज़ीरो, अगर इन दोनों की प्रोडक्ट ज़ीरो है, अगर मूवमेंट ज़ीरो है तो या तो ये ज़ीरो और या ये ज़ीरो। और स्मॉल पी ज़ीरो होने का मतलब क्या है कि जो पॉइंट पी से उसका डिस्टेंस है वो ज़ीरो है, इसका मतलब वो उससे पास ही नहीं कर रहा। तो जो वो बात मैंने आपको बताई थी वो यहाँ पे यही लिखी हुई है। ठीक है, तो ये दो इसकी कॉरोली थी। उसके बाद आता है साइन। ये साइन आपको समझना बहुत ज़रूरी है। जो भी क्वेश्चन होंगे वो इसके बेसिस पे ही होंगे और आगे भी चैप्टर्स में इसका यूज़ हो सकता है, तो इसको ध्यान से समझना। देखो, हमें ये देखना होता है कि हमें साइन पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है। ये पॉइंट ओ है, ये रिजिड बॉडी है, ये फोर्स पी है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है स्मॉल पी, और सेम सिचुएशन यहाँ पे है। तो आपको ये देखना है कि जो फोर्स है, ये जो फोर्स है, इसकी डायरेक्शन अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो क्या साइन लेना है, क्लॉकवाइज है तो क्या साइन लेना है। देखो, आपकी जो क्लॉक होती है उसमें यहाँ 12 होता है, उसमें यहाँ पे 3 होता है, यहाँ पे 6 होता है, यहाँ पे 9 होता है। तो वो कैसे रोटेट करती है, वो हमेशा ऐसे रोटेट करती है। तो ये अगर डायरेक्शन है तो ये कैसी है, क्लॉक की डायरेक्शन में है ना। अगर कोई बॉडी ऐसे मूव करे दैट इज़ वो क्लॉकवाइज मूव कर रही है। बट अगर कोई बॉडी ऐसे मूव कर रही है, उल्टा मूव कर रही है ऐसे, तो वो क्या कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है। तो अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, जनरली द मूवमेंट इज रिगार्डेड पॉजिटिव द फोर्स पी हैज अ टेंडेंसी टू रोटेट द बॉडी अबाउट द फिक्स पॉइंट इज एंटी क्लॉकवाइज। अगर जो ये पी की डायरेक्शन है, ये आपको ये देखना है कि ये पी ओ की तरफ किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अगर ये पी ओ की तरफ एंटी क्लॉक डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो जो मूवमेंट होगा, मूवमेंट कैसा होगा, मूवमेंट होगा पॉजिटिव। पॉजिटिव कब होगा, व्हेन एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ पे देखो, ये पी कैसे मूव करेगा, ये पी कैसे मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा ना, ऐसे मूव करेगा। तो ये किसकी डायरेक्शन है, ये ऐसे ऐसे आएगा, क्लॉक की डायरेक्शन है ना। तो ये अगर अगर आपकी फोर्स की डायरेक्शन कैसी है, क्लॉकवाइज है, तो जो मूवमेंट होगा वो कैसे लेना है, आपको नेगेटिव लेना है। तो अपोजिट है, अगर क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव है, एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव है। ठीक है, तो पता होगा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसे होते हैं। तो ये साइन कन्वेंशन याद रखना, जब भी फोर्स ओ की तरफ अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो आपको मूवमेंट पॉजिटिव लेना है। अगर फोर्स पी अगर ओ की तरफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो मूवमेंट नेगेटिव लेना है। ठीक है, उसके बाद देखिए ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मूवमेंट यहाँ पे बताया हुआ है, देख लो एक बारी। लेट द लाइन ए बी रिप्रेजेंट द गिवन फोर्स पी इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड द ओ बी द पॉइंट अबाउट विच द मोमेंट ऑफ फोर्स पी इज टू बी टेकन। यहाँ पे जो ए बी है वो तो पी की डायरेक्शन को बता रहे हैं, यानी कि फोर्स, ये पी क्या है, फोर्स है, मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड पी है और ये ए बी पे एक्ट कर रहा है, और ओ वो पॉइंट है जिसके अराउंड हमें क्या लेना है, मूवमेंट लेना है। तो हमने इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया ऐसे ओ एन।
तो मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ओ हम कैसे निकालेंगे, हमने पढ़ा ऊपर फॉर्मूला क्या होता है, पी जो फोर्स और उसके साथ मल्टीप्लिकेशन किसकी होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि लाइन ऑफ एक्शन का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। यहाँ पे क्या डिस्टेंस है, वो ओ एन है, ओ एन है ना वो। तो पी क्रॉस, और पी किस पे लाई कर रहा है, पी को मैं ए बी लिख सकती हूँ, तो पी को मैंने ए बी से रिप्लेस कर दिया, ए बी क्रॉस ओ एन। तो हमारा जो मूवमेंट आ गया वो किसकी इक्वल आ गया, मूवमेंट इज इक्वल टू ए बी क्रॉस ए एन। देखो उसके बाद हम क्या करते हैं, इस वाली टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 ए बी क्रॉस ओ एन बन जाएगा, और 2 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ए बी क्या है, बेस है, और ओ एन क्या है, हाइट है। तो मैं इसको लिख सकती हूँ 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और इंटू क्रॉस 2 एज इट इज़ है। तो 1/2 बेस इंटू हाइट किसका फॉर्मूला होता है, एरिया, ट्रायंगल के एरिया का। तो ये ट्रायंगल यहाँ पे क्या है, ओ ए बी। तो मैं इसको लिख दूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी इंटू 2। तो जो मूवमेंट है वो किसकी इक्वल आ जाता है, 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। ये रिलेशनशिप आ गई यहाँ से हमारे पास, ठीक है। हैंस द मोमेंट ऑफ अ फोर्स अबाउट अ पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड ज्योमेट्रिकली बाय ट्वाइस द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज बेस इज द लाइन ऑफ रिप्रेजेंटिंग द फोर्स एंड हुज वर्टेक्स इज द गिवन पॉइंट। तो ये इसको डिफाइन कर दिया कि मोमेंट क्या है किसी पॉइंट के अराउंड, वो क्या है, उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो एरिया होगा जो उसके ट्रायंगल का, उसका तो ट्वाइस, और इसमें जो बेस होगा वो लाइन ऑफ एक्शन होगा, और उसकी जो वर्टेक्स होगी वो क्या होगी, एज द गिवन पॉइंट, वो गिवन पॉइंट होगा, ठीक है। तो ये था छोटा सा जो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है यूनिट्स ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट अ पॉइंट। तो यूनिट्स, हम साइंस के स्टूडेंट अगर आप हैं तो हमें पता है कि हम यूनिट्स कैसे निकालते हैं। हमने देखा कि मूवमेंट किसके इक्वल होता है, मूवमेंट होता है पी क्रॉस पी की। यहाँ पे पी क्या था, यहाँ पे था पी फोर्स, और ये क्या था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स को हम किस में मेज़र करते हैं, फोर्स को हम मेज़र करते हैं न्यूटन में, और इसको डिस्टेंस को हम किस में मेज़र करते हैं, मीटर में। तो न्यूटन और मीटर ये दोनों ही हमारी ऐसा यूनिट्स होती हैं। तो मूवमेंट की ऐसा यूनिट्स तो क्या बन गई, न्यूटन मीटर। और अगर मैं सीजीएस सिस्टम की बात करूँ तो फोर्स को हम मेज़र करते हैं डाइन में, ये हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, और डिस्टेंस को हम मेज़र करते हैं सेंटीमीटर में। तो अगर मूवमेंट की ऐसा यूनिट पूछेंगे तो न्यूटन मीटर, और मूवमेंट की अगर हमसे सीजीएस यूनिट पूछी जाएगी तो दैट इज़ डाइन सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे देख लो यही लिखा होगा, an absolute unit of movement is the amount of an absolute unit of a force about a point at a unit perpendicular distance from the line of। कभी भी अगर आपसे एब्सोल्यूट कुछ भी पूछा रहता है तो हम उसको कैसे डिफाइन करते हैं कि जो मूवमेंट है वो p क्रॉस p है, और एब्सोल्यूट मूवमेंट क्या होगा, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो क्या होगा, यूनिट होगा, दैट इज़ 1 मीटर, और जो फोर्स भी क्या होगी, 1 न्यूटन होगी, ठीक है। और सीजीएस में मूवमेंट की यूनिट क्या बन जाएगी, डाइन सेंटीमीटर, विच इज़ द अमाउंट ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्स ऑफ 1 डाइन। जब फोर्स कितना लगेगा, 1 डाइन लगेगा अबाउट अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस, और जो पॉइंट का डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 1 सेंटीमीटर होगा। और सीजीएस में बात करें तो न्यूटन मीटर होगी, फोर्स 1 न्यूटन होगा और डिस्टेंस 1 मीटर होगा। उसके बाद ये ग्रेविटेशनल यूनिट्स दे रखी हैं, ये कभी पूछते नहीं है, बट वैसे अगर आपको रीड करनी है तो आप कर सकते हो। ग्रेविटेशनल यूनिट्स की बात करें तो सीजीएस में दैट इज़ ग्राम सेंटीमीटर, और ये एसआई में ग्राम के मीटर, ठीक है। तो ये था इस चैप्टर का बेसिक, जो कि आपको पता होना चाहिए था। मूवमेंट क्या होता है, एक पॉइंट के अराउंड मूवमेंट क्या होता है, मूवमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, मूवमेंट का फॉर्मूला कैसे आया, मूवमेंट्स में हम साइन कैसे लेते हैं, इस एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, और एक छोटा सा आपका आर्टिकल और इसकी यूनिट्स। तो ये था आपका मूवमेंट का बेसिक पता चल गया, तो हम एक्सरसाइज और एग्जाम्पल करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद इसमें जो इस चैप्टर में है वेरिगन्स थ्योरम, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, इसको हम करेंगे, ओके। इसकी क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चंस करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे, दोनों करेंगे, क्या करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, क्योंकि आपको मोमेंट का बेसिक समझ में आना चाहिए पहले। तो अभी आप इसको समझिए अच्छी तरह, फिर हम क्वेश्चंस करते हैं, ओके। सो अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, इसमें अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और साथ में बेल आइकन को हिट कर देना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ, okay. So see you guys in the next video. Till then, bye bye, take care, all the best for your exams.